नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी और कमलनाथ पर तंज कसते हुए कांग्रेस को घेरा है। सीएम ने कहा कि राहुल बाबा कांग्रेस को उजाड़ने में लगे हैं तो कमलनाथ को अपने पहले अपने घर को देखना चाहिए। जब आप सरकार में थे तो वल्लभ भवन में दलाली कौन खाता था? गौरतलब है कि एक दिन पहले ही कमलनाथ ने शिवराज सिंह को रेस करने का चैलेंज दिया था। तो वहीं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक सुलोचना रावत का दुख भी छलक पड़ा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर पड़ चुका है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में रविवार को पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री चौहान के अलावा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस में ना तो दिग्विजय सिंह ना ही कमलनाथ ने साफ सुथरे लोगों का सम्मान किया है। रावत परिवार को वो अच्छे से जानते हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, उनकी क्षेत्र में छवि अच्छी है, मगर आज उनके लिए बिकाऊ जैसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले भी कांग्रेस इसी तरह की भाषा का उपयोग करती रही है। उसे हमारी सरकार के आदिवासियों और गरीबों की भलाई का काम पसंद नहीं आता तो परेशान हो जाते हैं। दरअसल शनिवार को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई पूर्व विधायक सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल के दल बदल पर कांग्रेस ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता कहकर तंज कसा और कहा कि दिन रात संघर्ष करके फसल तैयार करते हैं और काटने के लिए पार्टी बिकाऊ को खड़ा कर देती है। आपको बता दें कि सुलोचना और विशाल जोबट विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से सशक्त दावेदार माने जा रहे थे। कांग्रेस के ऐन मौके पर पार्टी छोड़ने पर अब कांग्रेस पार्टी में भी सन्नाटा है और पार्टी भी सन्न है कि आखिर ये कैसे हो गया। और जिस तरह से लगातार पूरे देश में कांग्रेस के अंदर जो हलचल मची हुई है और नेताओं का आना जाना लगा है, नेताओं की नाराजगी मची हुई है, उसको लेकर के भी सवाल कई खड़े हो रहे हैं और साफ तौर पर ये है स्पष्ट हो रहा है कि जो हाईकमान है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर जरूर पड़ रहा है और स्थिति इसलिए ऐसी बन रही है कि पार्टी का कोई भरोसा नहीं, कौन सा नेता कब छोड़कर चला जाए। आज इसी विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ गोविंद मालू जी, वरिष्ठ नेता बीजेपी से, योगेश यादव जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस, कल्पना शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल कल्पना जी आपसे है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति को आपने भली भांति और करीबी से देखा है। इस तरह की स्थिति आखिर अब क्यों बन रही है? खास करके कांग्रेस को लेकर बात करें। कांग्रेस से जब सवाल किया जाता है, उनके प्रवक्ताओं से सवाल किया जाता है, उनके नेताओं से सवाल किया जाता है तो साफ तौर पर कांग्रेस कहती है कि पार्टी का हाईकमान बहुत शानदार है, बहुत अच्छा नेतृत्व है, प्रदेश लेवल पे भी बहुत अच्छा नेतृत्व है और केंद्र में भी अच्छा नेतृत्व है। उसके बावजूद भी जहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं वहां ऐसी ही स्थिति बन रही है। आपस में एक दूसरे को नेता पसंद नहीं कर रहे हैं और चाहे जहां सरकार ना हो तो वहां संगठन में भी इस तरह की स्थिति है कि छोड़ छोड़कर लोग दूसरे दलों की ओर जा रहे हैं। देखिए, एक्चुअली मुझे आपका सवाल थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। एक बार आप दोबारा से मुझसे पूछ लेंगे प्लीज। बिल्कुल कल्पना जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि जिस तरह से कांग्रेस को लेकर के बात करें, कांग्रेस के प्रवक्ता हों, कांग्रेस के मंत्री हों, अगर उनसे पूछा जाता है कि कांग्रेस के अंदर सब सही नहीं है तो उनका कहना होता है कि कांग्रेस में सब बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, नेतृत्व हमारा बढ़िया है और हम अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां एक दूसरे को मंत्री पसंद नहीं कर रहे, नेता एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। जहां सरकार नहीं है वहां संगठनों में स्थिति ऐसी हो रही है कि बड़े बड़े नेता, अच्छे अच्छे नेता, कद्दावर नेता दल छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं। आखिर जी ऐसी जी, स्थिति क्यों बन रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में चाहे आप केंद्र की बात कर लें, चाहे क्योंकि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही वहां की जो स्थितियां पनपी, जिस तरह से आज भी पंजाब की जो स्थिति है, छत्तीसगढ़ में घमासान मचा हुआ है, गुजरात की जो स्थिति है, ये कहीं ना कहीं, और जो नेतृत्व की जो कमी है, जो एक जिस तरह से पार्टी को चलाने के लिए संगठन का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, उसकी कमी कहीं ना कहीं पार्टी पर हावी होती नजर आ रही है। आज आप बात कर लीजिए, चाहे किसी भी स्टेट के, आज मध्य प्रदेश में जिस तरह से सुलोचना और विशाल जिस तरह से आज बीजेपी में शामिल हुए, इनको कहीं ना कहीं इस बार दावेदार माना जा रहा था, एक मजबूत दावेदार माना जा रहा था। ऐसी स्थिति में एक बिल्कुल पीक टाइम पे जिस तरह से उन्होंने पार्टी से पल्ला झाड़ा और आज अपनी जिस तरह से व्यथा बीजेपी में शामिल होने के बाद बताई,
तो वो कहीं ना कहीं ये जरूर साबित करता है कि जमीनी स्तर पर जो एक कमी है, संगठन का मजबूत होना, अब बातें अपनी नहीं पहुंचा पा रहे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता उस मंच पर जहां उनकी बातें सुनी जाती हैं। गुटों में बटी पार्टियां कहीं ना कहीं बिखरी हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक कमजोर जो नेतृत्व है उसकी कमी बहुत ज्यादा इस समय दिखाई दे रही है। आवश्यकता बहुत ज्यादा थी, जिस समय साधने की जरूरत थी। चलिए अगर मध्य प्रदेश की हम बात कर ले तो मध्य प्रदेश में भले ही सरकार चली गई थी, उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को साधने की जो कोशिश कमलनाथ जी द्वारा की जानी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही है। और ऐसे समय पे जिस समय पार्टी को एकजुट होकर के लड़ना था बीजेपी के खिलाफ, दमोह के हार के बाद जिस तरह से कहीं ना कहीं कमियां थी उनको दूर करने की, उसको मजबूत करने की बहुत आवश्यकता कांग्रेस के पास थी और बीजेपी को करारा जवाब दे सकती थी। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कमलनाथ जी एक कमजोर नेतृत्व इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि नेता और वरिष्ठ नेता, अच्छे अच्छे नेता जिनका जमीनी सरोकार बहुत बेहतरीन है, उनके पास लोगों की संख्या ज़्यादा है, ऐसे ऐसे नेता भी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ योगेश यादव जी भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस से, सेवा दल से भी लंबे समय तक जुड़े रहे। और योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है, अच्छा, इस चीज को तो मानना पड़ेगा कि ऐन वक्त के चुनाव से ऐन वक्त पर ऐसे नेताओं का जाना, ऐसे चेहरों का जाना जिनको लेकर के शायद कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि इनको एक प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस की तरफ से खड़ा किया जाएगा, जब ऐसे ही लोग छोड़कर चले जा रहे हैं तो वाकई सवाल खड़े जरूर होंगे और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्यों सामंजस्य पार्टी में, संगठन में नहीं बन पा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो कांग्रेस ने ऐसे लोगों के प्रति जो बिकाऊ का शब्द का प्रयोग किया है, बहुत उचित शब्द है, क्योंकि बिकाऊ वही होते हैं कि जिनको खरीदा जाता है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में पारंगत है कि खरीद फरोख्त की घटना से उसने सरकार बना ली। आप जानते हैं कि ये स्पष्ट हो चुका है कि खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई थी। जनाधार के आधार पर 2018 में पराजित है भारतीय जनता पार्टी। हम ना निराश है ना हताश है। ये शब्द सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित है, जो आते आते कहीं ना कहीं से मीडिया की तरफ से भी बोले जाते हैं। ना कांग्रेस निराश है ना हताश है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे बिकाऊ और जल्दी बिक जाए ताकि जो कलदार है वो बने रहे। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस के ये हालात है कि कांग्रेस तीनों विधानसभा सीट जीत रही है। लोकसभा सीट खंडवा की जीत रही है, रेगांव जीतेंगे, पृथ्वीपुर जीतेंगे, जोबड़ जीतेंगे। होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बुनियादी तो चीजें है नहीं, कोई क्रिएशन किया नहीं, कोरोना को संभाला नहीं, डेंगू को संभाल पा नहीं रहे, बाढ़ग्रस्त में लोग इस तरीके से परेशान हो गए। बाढ़ग्रस्त स्थितियां आपने देखी मध्य प्रदेश में, प्रशासन समझता नहीं। सुबह सुबह चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अपने शिवराज सिंह जी चौहान, सुबह उठकर सिर्फ एक काम करते हैं, राहुल गांधी की आलोचना करना, कमलनाथ जी की आलोचना करना, दिग्विजय सिंह जी की आलोचना करना, सुरेश पचौरी जी की आलोचना करना। बस इन लोगों का एक ही लक्ष्य होता है कि कांग्रेस के नेताओं के, देखिए इससे मैं आपको बहुत, कल्पना जी सुन रही होंगी, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो ये बात को अच्छी तरह जानती है। यदि उनमें पत्रकारिता का समीक्षात्मक दृष्टिकोण है तो वो जानते हैं कि जो किसी से भय खाता उसी का बार बार नाम लेता है। हमसे भय है। भारतीय जनता पार्टी भले ही सत्तारूढ़ है लेकिन वो पराजित है, वो भयभीत है। उसको बार बार ले देकर राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, कमलनाथ जी, इनके अलावा इनका सुबह उठकर कोई एजेंडा देखते हैं आप? सुबह उठते हैं शिवराज सिंह जी सिर्फ इन बातों में कि ये खोखले हो गए, तो ये वो हो गए, ये फॉरेन चले गए। इस तरीके की मानसिकता इस बात का घोतक होती है कि अंदर से कहीं ना कहीं से भय है, और भय स्वाभाविक भी है क्योंकि जनता ने तय कर दिया है कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत देंगे। ये 3 चुनाव के नतीजे बता देंगे। 2018 में भी हम जीते थे, तो उसके बाद हम दमोह चुनाव जीते हैं, उपचुनाव में भी संकेत मिल चुका है, और ये संकेत निरंतर रहेंगे, निर्बाध रहेंगे। और आप देख लीजिएगा कि 31 अक्टूबर के चुनाव के बाद फिर हम बैठते हैं और नतीजे करते हैं। एक क्रिएशन चल गया आजकल। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने एक और नई रणनीति तय कर ली। ये काल्पनिक आरोप लगाते हैं। ये काल्पनिकता में आरोप जिसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं होता। कभी पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के खिलाफ बोलने लगते हैं, कभी इंदिरा जी के खिलाफ बोलने लगते हैं। तो इन लोगों का
इनको ये कहना चाहिए कि यहाँ तक के इन महान नेताओं के कद तक पहुंचने में अभी आपको 1000 साल लगेंगे। सिर्फ ये आलोचना करके, लेकिन सिर्फ आलोचना करके। शिवराज सिंह चौहान ने एक सवाल उठाया था। उन्होंने अभी कहा था कि जब आप सरकार में थे, कमलनाथ जी सरकार में थे, तो वल्लभ भवन में दलाली कौन खाता था? मैं पूछना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी बता दें कि उनके दलाली का क्या सिस्टम है। वल्लभ भवन में बैठकर जिस तरीके से कमलनाथ जी ने कार्य किया है और एक चुस्त प्रशासन दिया है, जिसको बोलते हैं स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, वो तो कभी नहीं कर पाए। जब भी संकट आता है, शिवराज सिंह जी कहीं भजन मंडली में जाकर बैठ जाते हैं, कहीं नारे देने लग जाते हैं, कहीं प्रार्थना बैठ जाते हैं। अरे कहीं प्रार्थना और भजन मंडली में बैठकर डेंगू कहीं गया है, कहीं कोरोना गया है, इसलिए कि काम होता नहीं था। ब्यूरोक्रेट आपके अधीन नहीं है, आप मंत्रालय में बैठ के काम कर नहीं सकते, आपकी सुनी जाती नहीं, ब्यूरोक्रेट आप पर हावी है। वल्लभ भवन में बैठकर सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक एक एक जिला, एक एक ब्लॉक, इस प्रशासनिक तौर पर एक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में मिला था, जिसने 15 महीने में वो करके दिखाया कि जो 15 साल में शिवराज सिंह जी नहीं कर पाए। आप एक चुस्त प्रशासन को, वल्लभ भवन में बैठ पाते नहीं है शिवराज सिंह जी, तो वो गली निकाल रहे हैं कि साहब वल्लभ भवन में क्या, वल्लभ भवन में बैठ के ही तो काम होगा। आप कहीं भजन मंडली में जाकर बैठ जाएंगे, आप नारे में, आप पंचायत में बैठ जाएंगे, आप बड़े बड़े जिसको कहते हैं पूजा पाठ करते, पूजा पाठ बहुत अच्छी बात होती है, हमारी श्रद्धा का केंद्र है, लेकिन उसी के आधार पर आप अपनी कमजोरियों को, अपनी नाकामियों को छुपाना, ये कहां तक होती। मैं बतला रहा हूं कि मैग्निफिसेंट के माध्यम से कमलनाथ जी जिस तरीके से सत्तर मध्य प्रदेश की कल्पना रखकर जो तैयारी कर रहे थे, आने वाले समय में, आज तक तो इतने साल बीत जाते, 2 साल और बाकी रह गए, 3 साल में तो मध्य प्रदेश एक मजबूत मध्य प्रदेश हो जाता। जो आज दिवालिया मध्य प्रदेश है, बेमालूम मध्य प्रदेश है, डायलिसिस पर जीने वाला मध्य प्रदेश है और कर्ज लेकर घी पीने वाला मध्य प्रदेश है। ये हालात है आज के साथ। चलिए, गोविंद मालू जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। जिस तरह से आज लगातार बयानबाजियां हुई, खास करके सुलोचना रावत को लेकर के, जब उन्होंने जैसे ही पार्टी बदली उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी लगातार निशाना साधा गया, बीजेपी की तरफ से भी कई बयानबाजी की गई। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, वो दरी बिछाने वाले हैं। दिन रात वो मेहनत करते हैं, फसल तैयार करते हैं और काटने के लिए किसी दूसरे बिकाऊ को खड़ा कर दिया जाता है। गोविंद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, हाँ जी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने आज निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं वो दरी उठाने वाले हैं, वो मेहनत करते हैं, फसल तैयार करते हैं और आप कोई दूसरा बिकाऊ को लाकर खड़ा कर देते हैं उस फसल को काटने के लिए। देखिए, कांग्रेस का काम, जब उनके पास से लोग चले जाते हैं तो कांग्रेस इसी तरह से खिसियाती है, और कांग्रेस जिस तरह से खिसियाती है वो उनकी पीड़ा उससे व्यक्त होती है। इसलिए हमको कांग्रेस क्या कह रही है उससे मतलब नहीं। कांग्रेस अपना घर संभाल ले, उसके बाद बाकी सब आरोप प्रत्यारोप करे। और ये इनके पास वहां पर अब कोई कांग्रेस छोड़ के जा रहा है, उसमें हम क्या करेंगे? कांग्रेस यदि छोड़कर जाएगा उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और ये टिकाऊ बिकाऊ तो पहले भी इन्होंने उपचुनाव में खूब सारी बातें की थी, तब क्या हुआ था? जनता ने उस पर निर्णय दिया अपना। कांग्रेस एक डूबता जहाज है, यहीं की बात नहीं, पूरे देश भर में डूब रही है कांग्रेस। सब छोड़ के जा रहे हैं। ये तो मध्य प्रदेश है, वो सुष्मिता देव क्यों चली गई त्रिपुरा से, फ्लेरियो क्यों चले गए गोवा से, या कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने पार्टी को गुड बाय करने का मन क्यों बना लिया? ये सब चीजें कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का, उनके अलोकतांत्रिक रवैये का, उनकी जो हाई कमांड है, ना हाई है ना कमांड है, उनको उनकी विफलता का प्रतीक है। G23 के लोग कह रहे हैं CWC की बैठक नहीं बुलाते। अरे आपको जो निर्णय करना हो करो, लेकिन कम से कम लोकतांत्रिक ढंग दिखाओ तो सही। एक जमाने में जब इंदिरा गांधी भी थी तब भी निर्णय इंदिरा गांधी के हिसाब से थे, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाते थे। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग ही नहीं बुलाते हैं। सारे के सारे नेता जिस तरह से
विरोध में बोल रहे हैं। कपिल सिब्बल के लिए बोला तो उनके खिलाफ जो उनके बाकी माकन वगैरह जो लोग हैं जो चाटुकार समिति में है वो लोग बोलने लगे। तो खैर ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं, क्योंकि उनका घर संभाल यदि उनमें कुछ दिखता उनकी संभावना तो कांग्रेस में लोग रहते हैं। अब कांग्रेस यदि कोई छोड़ के जाएगा उसमें हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सवाल इसलिए आप पर खड़े किए जाते हैं क्योंकि जो भी नेता हैं वो जा रहे हैं तो कांग्रेस का यही कहना है कि आप उनको दबाव बनाते हैं, उन पर नेताओं पर दबाव बनाते हैं, पैसों का लालच देते हैं। दबाव तो कमलनाथ जी ने खूब बनाया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, ब्लैकमेलिंग भी की थी, कई लोगों को डराया धमकाया भी था। तो प्रतिबद्ध लोग कभी जाते हैं कैसे छोड़ के? और पैसे का लालच ये तो सहज बात है, कोई भी कह देगा कि पैसे में बिक गए, ये हमेशा बिकाऊ है, क्योंकि इनके सब बिकाऊ लोगों का। तो जो लोग प्रतिबद्ध नहीं है आप उनको अपने अंदर क्यों लेते हैं? ऐसी फौज आप क्यों इकट्ठे कर रहे हैं? नहीं, मैं तो कांग्रेस की उनके प्रति, उनके यहाँ तो वंशवाद है ना, वो खुद से प्रतिबद्ध रखते हैं, वो देश से नहीं। ये जो प्रदेश की बेहतरी चाहते हैं, देश की बेहतरी चाहते हैं। कांग्रेस अगर अपने सिद्धांतों से हट गई है और भारतीय जनता पार्टी विकास और सुशासन के पथ पर चल रही है और अगर वो उससे प्रेरित होकर आ रहे हैं, देखिए हमारे यहाँ किसी के भी आने से हमारा कुछ बदलाव नहीं होता है, वो उसको बदलकर अपने को विचार में, अपनी शैली में, अपनी कार्य पद्धति में, अपनी कार्यशैली में जो कांग्रेस में करते थे वो बदलाव लाने का उनमें जब आता है, आत्मा से उनकी बात होती है तब वो आते हैं। और हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारा जो दिशा निर्देश है, हमारा जो संगठन की पद्धति है, उस हिसाब से चलना पड़ेगा। इतने सारे लोग आए, हम उनके हिसाब से चल रहे हैं क्या? पार्टी के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं? लोग जितने भी आए वो देख रहे हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी का तो भी संगठन है, या किस ढंग से काम होता है, कितना अनुशासित ढंग से बैठते हैं, रुचम पेजार नहीं चलती है, कोई गाली गलौच नहीं होती है। शुरुआत इनका श्री गणेश जी गाली से होता है, तो हमारे ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमारे वंदे मातरम से होता है, उनका गाली गलौच से होता है। तो ये पार्टी की पद्धति है। जब आदमी नए घर में, कोई नई बहू आती नए घर में प्रवेश करते तो उसकी रीति नीति से वह अवगत होती है और उस अनुसार आचरण करती है और वो टिकते हैं, लोग रहते हैं। चलिए, लेकिन अगर अच्छे घर से ना आए तो घर भी बिगाड़ देती है, ये भी ध्यान रखना चाहिए बीजेपी को। अच्छे घर से आए, जब अच्छे संस्कारों में लोग जाता है तो उसका प्रभाव उस पर होता है और उसकी अच्छी भावना होती तभी तो आता है वो, क्या उसको कुछ करना है। योगेश जी, हमारे यहाँ तो देखिए, हमारे यहाँ कोई गड़बड़ करने वाला टिकता भी नहीं ज्यादा और हम लेते भी नहीं। वो अपने आप को पूरी तरह से मॉडिफाई करके आता है। यादव जी ने भी आज ट्वीट किया है, अरुण यादव जी ने भी आज ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कुछ इशारों के लहजे में जो बात कही है, अगर वो आपके पास आते हैं, नाराजगी कहीं ना कहीं उनके अंदर भी है, तो क्या आप उनको भी अपनी पार्टी में समाहित कर लेंगे? कपोल कल्पित बात का जवाब नहीं दिया जा सकता है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। जिस दिन अगर कोई ऐसा कोई मामला आएगा और पार्टी विचार करेगी, हमारे यहाँ मैंने वही कहा ना, ये इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की पार्टी नहीं है, नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है। कपोल कल्पित बातें नहीं है। आज उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद निकले। शायद आज आपने उनका ट्वीट नहीं पढ़ा, जिसको लेकर के आज कहीं न कहीं मुझे तो ये जानकारी कि उन्होंने हाईकमान को कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे जो जानकारी है कांग्रेस के इंटरनल सूत्रों ने बताई है, तो जब वो सच क्या है वो जाने, उनका पार्टी जाने, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये व्यथा आज उस ट्वीट में दिखी और उससे उस बात की पुष्टि भी हुई हमारे पास, जो भी धन के बात आती है उसकी, कि वो बहुत ही दुखी हैं इन संगठन के कार्यप्रणाली से। उनके यहाँ जो चल रहा है, जिस तरीके का ढर्रा चल रहा है, जिस तरह की फ्रेंचाइजी दे दी उन्होंने, उससे उनको लगता है पीड़ा होगी। चलिए योगेश जी, मुख्यमंत्री ने एक आरोप और लगाया कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने साफ सुथरे लोगों का कभी भी ध्यान नहीं रखा और साफ सुथरे लोगों को वो पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक सवाल और, कि अगर आप कह रहे हैं कि संगठन में सब ठीक चल रहा है, आप खुद सेवा दल से आते हैं, जो कि जिस तरह से बीजेपी के पास संघ है,
संघ की इतनी मजबूती है कि उसके सहारे बीजेपी बहुत बड़े ऊंचे स्तर पर खड़ी हो गई है, उसने अपने अच्छे पैर जमा लिए हैं। कांग्रेस के पास भी सेवा दल बहुत मजबूत एक व्यवस्था थी, लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक कभी भी लगभग 15-20 साल से मुझे नहीं लगता कि सेवा दल पर कांग्रेस हाईकमान ने कभी विशेष ध्यान दिया हो, सेवा दल को लेकर के काम किया गया हो। सेवा दल इतने, क्योंकि सेवा दल एक ऐसी रीढ़ की हड्डी थी कांग्रेस की जो बिल्कुल अब खत्म हो चुकी है, और यही वजह है कि कांग्रेस का संपर्क जगह जगह से टूटने लगा है। वही सेवा दल था जो गांव गांव के चबूतरे तक इसकी पैठ होती थी और उसी के जरिए कांग्रेस की पैठ होती थी, लेकिन अब वहां संघ ने अपना कब्जा कर लिया और सेवा दल का पता नहीं चल रहा। देखिए, सेवा दल की बातचीत से पहले मैं आपको ये बात कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी भी कहाँ संघ आधारित पार्टी रह गई है। संघ के लोगों का कहाँ पूछताछ है। अब मैं आपको गोविंद भाई की बात बताता हूँ। इंदौर के गोविंद भाई मालू, हम 77 से संघर्ष में है छात्र राजनीति से। गोविंद भाई मालू जैसे संघी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी पाक साफ लोगों को कहाँ आजकल किनारे पर लगा रखा, हाशिए पे डाल रखा है। खनिज विकास निगम के बाद आज तक कुछ भी नहीं मिला इनको। और आज ये जो कांग्रेस आयातित लोग हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी में हावी हो गए। आज संघ की नीति, संघ की रीतियां कहाँ हावी है। यदि कांग्रेस ने सेवा दल को उपेक्षा दी, यदि ऐसा कुछ हुआ है, यदि आपकी मान्यता है, तो कई जगह हमें नुकसान भी हुआ है। क्योंकि जहां जहां भी सेवा दल ने कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव लड़ा है, तो वहां कांग्रेस का प्रत्याशी जीत कर भी आया। तो ये तो हमारे आत्मचिंतन का विषय है और निश्चित ही इसका आत्मावलोकन किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी को इतनी चिंता क्यों, हमारी इतनी चिंता क्यों। सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे कमलनाथ जी क्या कर रहे हैं, कांग्रेस क्या कर रही है। भाई आप क्या कर रहे हैं, बीडी शर्मा जी आपके पीछे कैसे नेपथ्य में लगे हुए, पास में उनका क्या चल रहा है पता लगाइए। कैलाश विजयवर्गीय जी क्या कर रहे हैं, आपके वहां आंतरिक कितने गुटबाजी चल रही है। आप टिकट देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको खंडवा का विवाद नजर आ गया, अरुण यादव जी का विवाद नजर आ गया। आप ये भी पता लगा लीजिए कि वहां पर कृष्ण मुरारे मोघे जी ने क्रांति कर दी, हर्षवर्धन को टिकट देंगे तो चुनाव हराया जाएगा। स्पष्ट रूप से जूतम पैजार चल रही है भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी में संघ आधारित अनुशासन है का। और ये कल्पना जी बता रहे थे कि जैसे आज अरुण यादव जी ने ट्वीट किया है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अरुण यादव एक खानदानी कांग्रेसी है, कई पीढ़ियों का योगदान है। सुभाष यादव जी के पिता जो उनका एक योगदान रहा है, उसके बाद कृषक नेता के रूप में, कांग्रेस के रूप में इंदिरा जी से लेकर नई पीढ़ी राहुल जी तक ये खानदान परिवार पूरा समर्पित है। और ट्वीट करना कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, वो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। और जहां तक टिकट की भी संभावना है, टिकट की संभावना उनकी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो फील्ड में काफी काम कर चुके हैं, तो इसमें कोई संशय की बात नहीं है। मैं तो ये बोलता हूं कि शिवराज सिंह की आप हमारी तरफ देखने के बजाय अपनी तरफ देखे जाकर आप सुलोचना रावत जी को तो आप वहां पर आरएसएस की नीति रीति नहीं समझा सकते, या जो यहाँ से कांग्रेस से पहले 22 गए थे उनको तो संघ की टोपी लगाकर आप वहां पर ड्यूटी नहीं करवा सकते। आप अपने आपके वहां संघ कहाँ रहा। आप अब तो भारतीय जनता पार्टी मिलावट भारतीय जनता पार्टी हो गई। और ये गोविंद भाई मेरे अच्छे मित्र हैं, भाई है मेरे, वो अच्छी तरह जानते होंगे कि उनकी अंतर की क्या वेदना, अंतर चेतना, अंतर वेदना क्या होती है, सात्विक क्या होती है। वो जैसे पवित्र लोग भी, गोविंद भाई मालू जैसे पवित्र लोगों का आजकल क्या आश्रय बीजेपी में, ये आप अच्छी तरह जानते। सर योगेश जी, कद तो आपका भी बहुत बड़ा था, अब मतलब अभी भी है कांग्रेस में, अब पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं साइडलाइन तो आपको भी किया गया है। नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मेरे पिता ने, मैं फ्रीडम फाइटर परिवार में हूं, मेरे जिस समय मुझे टिकट मेरा कटा था 91 में, तो हम लोगों का सबका एक क्रांति हो गई थी कि भाई टिकट चुनाव लड़ना है। लेकिन मेरे पिता ने एक ही बात कही मुझे कि बेटा विधायक भी बन गए, 1991 में मैं आसानी से विधायक बन जाता। तो हमारे पिता ने एक ही बात कही कि बेटा विधायक भी बन गए तो क्या होगा। तो वो जो हमने आत्मसात करके रखा है अपने अंदर, तो आज इस गर्व का विषय है कि मैं कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस में तिरंगे में मैं जाऊं तो मुझे अपने आप में गौरवान्वित हूं। पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया, राज्य परिवहन निगम उपाध्यक्ष बनाया, प्रदेश कांग्रेस सेवा दल 10.5 साल तक चलाई, प्रदेश के विभिन्न पदों पर रहा, मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस का अध्यक्ष, संगठनात्मक पदों पर मुझे बहुत मान मिला, बहुत सम्मान मिला।
नई पीढ़ी, नए विधायक, नए मंत्री मेरा सम्मान करते हैं। लेकिन यही सर आत्मा सर का जब वैभव, ये जब 10-15 साल बाद जब थोड़ा सा ऐसा लगा कि यहाँ कांग्रेस की वापसी है, उस समय आपको साइडलाइन कर दिया। अब ये तो देखिए क्या होता है, सभी जगह राजनीति में कुछ ना कुछ आंतरिक तो वो चलता ही रहता है, कुछ अवसर की चालें चलते रहते हैं। लेकिन मुझे अपनी आत्मा से और अपने भाव से ये शुद्धता है कि मैं आज भी कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी बनकर अडिग रहना ही मेरा कर्तव्य है। चलिए। और मैंने देखा ऐसे संघ के भी ऐसे लोग हैं। हम लोग ट्वीट क्यों करते हैं कि संघ के लोगों की जो हालात है, आज कोई संघ के व्यक्ति के घर पर जाकर झांकता है कि वो किस हालात में रह रहा है, किस गरीबी में रह रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो नए नए मंत्री आ गए, जो कांग्रेस से पहुंचकर रबड़ी खा रहे हैं, किसी संघ का दरवाजा जाके खटखटाया कि वो किस हालात में रह रहा। ये कमोबेश या स्थिति दोनों पार्टी में, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पुराने लोगों को, कलदार लोगों को दरकिनार किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी, योगेश जी, कल्पना जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश में अब उपचुनावों से पहले ही उठापटक मच रही है। देखते हैं क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।